नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशांत सक्सेना। आज हम बात करेंगे अनादि विशेष में नामांकन और शक्ति प्रदर्शन की। छत्तीसगढ़ में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने नामांकन भरने पहुंच रहे हैं और उनके साथ में शक्ति प्रदर्शन भी नामांकन के दौरान देखा जा रहा है। पूरे देश की तरह धान का कटोरा कही जाने वाले छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव के कारण सियासी माहौल गर्म है और राज्य में 3 चरणों में मतदान होना है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। निश्चित तौर पे रायपुर लोकसभा चुनाव कार्यकर्ता हम सब मिलकर जीतेंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जिस प्रकार से अभी राहुल जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस का, एक राष्ट्र विरोधी, ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान का घोषणा पत्र है कि पाकिस्तान का घोषणा पत्र है। आज जो है, जो देश में तिरंगा झंडा जला दे या देश के खिलाफ में कोई बोल दे, उसके लिए अपराध नहीं है। वो सारी धाराओं को हटा रहे हैं। इस बात को जनता जो है उसका जवाब देगी और राष्ट्र में समर्पित भाव रखने वाले कार्यकर्ता और उस पार्टी को जो है जनता विजयी बनाएगी और आने वाले समय में हमारा देश तरक्की करे, नए भारत का निर्माण हो, सारे जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति उनके जीवन में परिवर्तन आए, सभी वर्गों के जीवन में परिवर्तन आए। इस भाव के साथ में जो है हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। केंद्र में जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 100 से ज्यादा उन्होंने काम किए। पेंशन से अगर दैनिक दिनचर्या सुबह 6 बजे से लेकर रात तक के चैन के लोगों की नींद सोने तक का इंतजाम केंद्र की कांग्रेस की जब सरकार थी 10 साल में उन्होंने किया। राज्य में भूपेश बघेल जी की सरकार आई, 60 दिन के 60 काम। शहरों के लिए उन्होंने काम किया, गांवों के लिए काम किया। और जहां तक मेरा कार्यकाल है 4 साल का, तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और आज लोगों को यह लग रहा है कि उनके परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से अनिल श्रीवास्तव जी। अनिल जी, यहां पर देखा जाए तो नामांकन भरने तमाम प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में की जो रायपुर लोकसभा सीट है बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ की जो हवा बहती है, कभी इस सीट पे विद्याचरण शुक्ला जैसे लोग भी चुनाव लड़ते थे, चाहे रायपुर सीट हो चाहे महासमुंद सीट हो, इसे हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। और यहाँ की जो हवा बहती है वो छत्तीसगढ़ की 10 सीटों को प्रभावित करती है जी। आज भी जो नामांकन जो प्रक्रिया हुई उसमें प्रमोद दुबे जी जो महापौर है रायपुर लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके द्वारा भारी भीड़ भड़कम के साथ नामांकन पत्र प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अनेक दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद थे। कल सुनील सोनी जी जो है जो पूर्व महापौर हैं और उनके द्वारा जो है नामांकन पत्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा सीट के लिए प्रस्तुत किया गया। उनके साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत जी सहित अनेक दिग्गज नेता उपस्थित थे। ये सभी जो है और भारी भीड़ के साथ दोनों मौजूद थे और ये माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है कि हवा किस करवट बदलेगी ये रायपुर ही तय करता है जी। बिल्कुल अहम मानी जाती है बहुत ही रायपुर की सीट। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो रायपुर में महापौर वर्सेस महापौर इस बार होने वाला है। जैसे कि एक पूर्व महापौर है वो भी मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जो है वो महापौर है और मैदान में है इस बार लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर। सर जी, मैं बताना चाहूंगा विशेष बात कि प्रमोद दुबे भी छात्र राजनीति से आए हैं, सुनील सोनी जी भी छात्र राजनीति से आए हैं। दोनों के मोहल्ले भी लगे हुए हैं। दोनों ही बहुत ही मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति हैं और दोनों ही रायपुर शहर में जो 4 विधानसभा क्षेत्र है उसमें बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं जी। और ये टक्कर कांटे की और प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। बिल्कुल, यहाँ पर जो है जो संग्राम देखा जाएगा इस बार सत्ता का और लोकसभा को लेकर, जो सीट को लेकर इस बार संग्राम दोनों दलों के नेताओं के बीच होगा, वो वास्तव में छत्तीसगढ़ में कि पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश में भी इस बार अहम है। और खास तौर पर अगर छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो रायपुर लोकसभा सीट बहुत ही अहम मानी जाती है। सर जी, मैं बताना चाहूंगा कि 6 अप्रैल को जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बालोद में उनकी बहुत बड़ी सभा होने वाली है। इसमें दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद के अनिल जी, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है सच्चिदानंद उपासने जी जुड़ गए हैं।
उपासने साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी धन्यवाद जी। यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। नामांकन जैसे ही दाखिल करने पहुंचते हैं, दोनों पक्षों की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस की और बीजेपी की, तो दोनों दलों के साथ, जहां बीजेपी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, वहीं कांग्रेस के साथ जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं। तो क्या देखते हैं आप, किस तरीके से इस बार राजनीति होने वाली है? देखिए, नामांकन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों दल और प्रत्याशी स्वाभाविक रूप से अपने लोकसभा क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दृष्टि से एक दोनों दलों का शक्ति प्रदर्शन होता है। जो भी प्रत्याशी होते हैं कमोबेश अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह भरने की कवायद करते हैं इसके माध्यम से। और यही कारण है कि पूरा कार्यकर्ताओं का समूह, चाहे लोकसभा का किसी भी विधानसभा क्षेत्र हो, उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो उसमें हो जाए कार्यकर्ताओं का। इस दृष्टि से जो है पूरी तैयारियां होती हैं और कमोबेश सभी राजनीतिक दल इस बात की चिंता करते हैं, क्योंकि यहाँ से ही चुनाव का एक प्रकार का श्री गणेश होता है। जब प्रत्याशी नामांकन दाखिल करता है उसके बाद वे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जाकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन और प्रत्याशियों का दौरा, ये सारी बातें जो होती है वो उसके बाद एक नया उत्साह से जो है कार्यकर्ता काम करता है। इसलिए इस शक्ति का प्रदर्शन हर राजनीतिक दल अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए और सक्रियता प्रदान करने के लिए करता है। जी, लेकिन सच्चिदानंद जी, अगर बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो बीजेपी का इस बार विधानसभा में मतलब एक बुरी हार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखी गई और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर रमन सिंह हर जगह पहुंचते हैं। तो क्या लगता है इस बार आपकी पार्टी ने फिर से रमन सिंह के पर भरोसा जताया है, फिर से उनके यहाँ पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, जहां जहां संभव होता है वो बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें प्रतिदिन 2 या 4 जगह का नॉमिनेशन नहीं होता है। जो समयावधि उसमें नेताओं की उपस्थिति के आधार पर भी नॉमिनेशन की तारीखें तय की जाती। जैसे आज माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष जी आज गए हैं, तो सरगुजा और जांजगीर गए हैं। वहीं बिलासपुर में भी आज नामांकन था, लेकिन वहां पर प्रदेश के हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वो गए हैं। इस प्रकार अलग अलग स्थानों पर कर, रायपुर और दुर्ग में था तो संभव सड़क मार्ग से ही दोनों जगह और डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सभी जगह डॉक्टर रमन सिंह जी ही जा रहे हैं, बाकी नेता भी जो हैं वो भी जा रहे हैं। जैसा जैसा जिसके पास समय है तो उपलब्ध हो रहे हैं तो उनको भेजा जा रहा है। जी, उपासने साहब, कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है रायपुर से तय होती है लगभग, और रायपुर लोकसभा सीट पर इस बार महापौर वर्सेस महापौर होने वाला है, क्योंकि सुनील जी की अगर बात की जाए तो पूर्व महापौर रह चुके हैं और प्रमोद जी जो उनके सामने है कांग्रेस से, वो यहाँ पर वर्तमान महापौर है। तो किस तरीके से देखते हैं आप रायपुर की लड़ाई को इस बार? जो निश्चित रूप से ये तो रायपुर की सीमा तक सीमित रहेगा। दोनों के कामों का, वर्तमान महापौर ने कहाँ तक काम किया है, क्या नहीं किया है, ये सब बातें, मुद्दे महापौर के होंगे। पूर्व महापौर ने क्या काम किया, उनके कार्यकाल के मुद्दों को जो 10 वर्ष पूर्व उन्होंने 10 वर्ष पूर्व किए, वो उनके मुद्दे होंगे। लेकिन अंततः ये चुनाव पूरी तरह राष्ट्रीय मुद्दों पर ही निर्धारित करता है। राष्ट्रीय मुद्दे ही इसमें प्रमुख रूप से उठते हैं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में दोनों के कामों को नहीं माना जाएगा कि भाई महापौर के रूप में रायपुर में उन्होंने क्या किया था, क्या कर रहे हैं। अंततः केंद्र की जो घोषणा पत्र दोनों दलों के होंगे, जो दल क्या करना चाहेंगे, उन बातों पर निर्भर करेगा। और जो काम केंद्र की सरकार ने सत्ता में रहते हुए किए हैं वो मुद्दे जो हैं प्रमुख मुद्दे होंगे। इसलिए ये रायपुर का चुनाव तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता ही है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम जी जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। घनश्याम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है आपका नादी टीवी में। धन्यवाद जी। किस तरीके से देखते हैं आप इस बार छत्तीसगढ़ की लड़ाई, क्योंकि नामांकन के दौरान ही अगर देखा जाए तो दोनों ही दल जो है अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? देखिए, राजनीति में हमेशा ही अमूमन ये देखा गया है, जब भी लोकतंत्र का पर्व आता है तो कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने अपने नामांकन के दरमियान इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती है। परंतु एक बात बेहतर रूप से स्पष्ट है कि रायपुर लोकसभा के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रमोद दुबे, वो एक युवा चेहरा है और अपने राजनीतिक जीवन में आज तक इस चुनाव को छोड़कर उन्होंने 3 चुनाव लड़ा है और वो तीनों चुनाव में
अच्छे परिणामों से जीत कर आए हैं, चाहे वो छात्र राजनीति की बात करें, चाहे नगर निगम में पार्षद के रूप में वो 2 बार रहे, उसके बाद फिर महापौर बने जी। तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर के अंदर उनकी एक अपनी छवि है, एक स्वच्छ छवि के नाते हुए जाने जाते हैं और एक युवा चेहरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई, उसके बाद प्रदेश की राजनीति में उन्होंने एक अपना कद बढ़ाया, तो जनता को स्वीकार है वो। और तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें सुनील सोनी जी के परिप्रेक्ष्य में, तो उनसे कहीं बेहतर चेहरे हैं और उनसे कहीं बेहतर उन्होंने कार्य पिछले 4.5 वर्षों में रायपुर नगर निगम के अंदर किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक विश्वास जो कहते हैं कि राजनीति में आवश्यक होता है प्रत्याशी के लिए, वो विश्वास कहीं ना कहीं उन्होंने जीतने का काम किया है। क्योंकि रायपुर के अंदर जो नगर निगम है, इससे पिछली बार कांग्रेस के महापौर से फिर से कांग्रेस का महापौर जीता, और सुनील सोनी जी जब महापौर थे उसके बाद दोबारा लौटकर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी रायपुर नगर निगम में कब्जा नहीं कर पाया। तो क्या बात को लेकर स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आखिरी महापौर रहे सुनील सोनी जी, वो छाप नहीं छोड़ पाए जिससे दोबारा उनके प्रत्याशी को किसी प्रकार की पहचान मिल पाए। राजू जी, तो क्या लगता है आपको कि जैसा कि विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि रुख ही बदल गया था छत्तीसगढ़ का, इस बार भी लोकसभा चुनाव में भी कुछ इस तरीके से माहौल नजर आएगा? देखिए, राजनीति में और इस प्रकार के कोई भी लोकतंत्र के पर्व में मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा, सबसे बड़ा वादा होता है पार्टी का अपना घोषणा पत्र, जिसे कोई संकल्प पत्र कहता है, कोई जन घोषणा पत्र कहता है। और कमोबेश आप देखेंगे तो जनता उस घोषणा पत्र के आधार पर ही मतदान करती है जी। पिछले लोकसभा चुनाव में जो वायदे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने किए, आज वो वायदे कहीं ना कहीं वायदा खिलाफी की ओर चली गई है। चाहे अच्छे दिन आए नहीं, युवाओं को रोजगार मिला नहीं, काला धन आया नहीं, 15 लाख मिले नहीं, महंगाई कम हुई नहीं, तमाम ऐसी लंबी फहरिस्त है। लेकिन वहीं आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमने जो जनता से वादे किए थे, उन वायदों को पिछले 3 महीने में भूपेश बघेल जी की सरकार ने पूरा किया है। और आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक लहर है, और उस लहर के आगे मुझे नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी टिक पाएगा। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उपासने साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपासने साहब, यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि इस बार छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो कांग्रेस की लहर है और जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। देखिए, कांग्रेस की लहर विधानसभा चुनाव में जरूर थी, लेकिन इन 3 महीनों के कार्यकाल में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिरा है, सरकार का ग्राफ तेजी से गिरा है। जिस प्रकार के उन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे, आज वो सारे वादों से वे पीछे हट गई है। कहीं ना कहीं आज देखिए, आज कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, ट्रेजरी के सर्वर बंद पड़े हुए हैं, सब दूर आज पेंशनर भटक रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो कहीं कहीं शराब नीति पर जो है आज खुद छापेमारी चल रही है, तो अवैध शराब बड़ी मात्रा में रोज पकड़ी जा रही है। जो कोचियां हैं, पूरे गांव में कोचियां शराब बांट रहे हैं। तो ये जो एक प्लास्टिक की बोतलों में शराब पिलाने के नया निर्णय लिया है, तो ये शराब नीति पर जो उन्होंने कहा था कि हम शराब बंद करेंगे, उस नीति से बिल्कुल विमुख हो गए हैं। आज कर्मचारी ठगा महसूस कर रहा है, नौजवान यहाँ पर जिनको कहा गया था कि 2,500 रुपए उनके खाते में हम जमा करेंगे, आने के बाद उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो बेरोजगारी भत्ते का कोई उल्लेख बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये जिस प्रकार से बिजली बिल हाफ करेंगे, बिजली बिल के बारे में भी नीति जो है वो पूरी तरह से गलत साबित हुई है। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में पूरी नीति गलत साबित हुई है। कोई उसके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश शासन के तरफ से नहीं आया। तो किसानों के साथ भी अभी जो केंद्र यहाँ पर हाईकमान ने, कांग्रेस हाईकमान ने जो अभी घोषणा पत्र जारी किया है, उसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, वो घोषणा पत्र पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है। जो 68 वर्ष पहले कांग्रेस के नेहरू जी ने जिस प्रकार से कहा था बेंगलोर के अधिवेशन में कि किसी भी तरीके से व्यक्ति के माध्यम से चुनाव जीतना बेहतर नहीं होता है, तो ये भी कहा था कि राष्ट्र का इतिहास एक चुनाव से नहीं बनता, वो बनता है लोगों के जीवन मूल्यों से। लेकिन यहाँ जीवन मूल्यों को भी तिलांजलि देने का काम 68 पहले वर्ष की कांग्रेस और आज का घोषणा पत्र जिस प्रकार से देशद्रोह की धारा 124 को समाप्त करने का निर्णय लिया जाएगा, इस प्रकार की घोषणा, जिस प्रकार से अफसर कानून जो है, जो हमारे सेना के जवानों के लिए बना हुआ है, उसको समाप्त करने की बात कही गई है। तो जो देशद्रोही तत्व हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से खुली छूट देने का एक इस घोषणा पत्र में
कहा गया है, तो ये मुझे लगता है कहीं आतंकवाद को प्रोत्साहित करने, नक्सलवाद को प्रोत्साहित करने का जिस प्रकार से, और उनका चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से इस प्रकार की बातें कि वो वर्ग हमको साथ दे जो देश में एक प्रकार से देश को तोड़ने की, जो देश तेरे टुकड़े होंगे इस प्रकार के नारे लगाने वाले लोग हैं, जिनको इस बात की खातरी हो जाएगी कि कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम स्वच्छंद रूप से जो है मानवाधिकार संगठन चाहे इस प्रकार के लोग जो है वो फिर से सिर उठाकर देश के विभाजन की ओर ले जाएंगे। वही लोग जो कश्मीर में आज घनश्याम जी से जान लेते हैं कि तमाम जो आरोप यहाँ पर बीजेपी घनश्याम जी लगा रही है कांग्रेस के ऊपर, और जो वचन पत्र की बात यहाँ पर की जा रही है, जहां कांग्रेस वचन पत्र को एक यहाँ पर वरदान साबित मान रही है कि बहुत उससे फायदा भी होगा, साथ ही विकास भी होगा, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए बीजेपी की तो तमाम आरोप लगाती नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नजरों पे और उनकी जुबान पे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ग्राफ गिरा है। जनता की बात करें तो जनता में किसी प्रकार की ये बातें नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करके लाभ लेना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का जो जनादेश कांग्रेस को मिला है, उस जनादेश का भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी को रखना चाहिए। और अगर उन्हें ये लगता है कि 3 माह में कांग्रेस का ग्राफ गिरा है तो आने वाले चुनाव भी इस बात को स्पष्ट कर देंगे, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस राष्ट्रवाद और देश हित की बात करके देश को गुमराह करने की काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब जहां पर देश में हित की बात होनी चाहिए, देश विकास की बात होनी चाहिए, लोगों को रोजगार, लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा की बात होनी चाहिए, वहां राष्ट्रवाद की बात को करके ये किसको गुमराह करना चाहते हैं? क्या देश में राष्ट्रवाद की बात कहाँ रहेगा? राष्ट्र समाप्त हो जाएगा तो आपका रोजगार कहाँ रहेगा? आदरणीय उपाध्याय जी, आप वरिष्ठ हैं। आदरणीय उपाध्याय जी, आप वरिष्ठ हैं और इस बात को समझ लीजिए, देश की आजादी में जब आप लोग गुलामी के गुलाम हुआ करते थे तब आपको राष्ट्रवाद याद नहीं आता था। 52 वर्षों तक जब आपसे नहीं, आप लोग शब्द क्या है? आप लोग शब्द गुलाम हुआ करते थे, शब्द क्या है राजू जी? हम लोग तो राजू जी पैदा नहीं हुए थे। आज चुनाव नजदीक देखकर आपको राष्ट्रवाद याद आ रहा है? आप बताइए ना। आपके उसी राष्ट्रवादी विरोध के चलते ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर जाना पड़ा। ये भूल गए क्या आप कि जो तुष्टीकरण की नीति एक प्रकार से कश्मीर की समस्या आज भी बनी है, उसी समस्या के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस से अलग हुए थे, मंत्री पद छोड़कर अलग हुए थे और कश्मीर के लिए जाकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस बात को आप भूल गए क्या? कानून में बनाई गई धारा को किसी भी पार्टी के कहने से खत्म कर दिया जा सकता है। हमने समीक्षा की बात की है और जिस राष्ट्रद्रोह की धारा है 19 का वो यथावत है, जिसके तहत देश में कानून बना हुआ है। खाली झूठ और जुमलेबाजी और गुमराह करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, इसके अलावा उनके नाम सबसे बचा नहीं है। जी राजू जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस के वचन पत्र में लिखा है कि 6,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर दिया जाएगा, तो क्या लगता है आपको 6,000 रुपए प्रति माह देने की जो यहाँ पर घोषणा की गई है? और विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कर्ज माफी की बात की गई थी, उसके बाद कांग्रेस के पक्ष में तीनों राज्यों में माहौल बना और तीनों राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। आपको क्या लगता है वचन पत्र में जो बातें लिखी गई हैं, जो वादे किए गए हैं, उसके बाद देश की जनता जो है इस वचन पत्र को सराहेगी और वोट देगी आपको? देखिए, वचन तो कांग्रेस ही वचन का अर्थ समझती है जी। जो जुमलेबाजी वादा खिलाफी करते हैं वो वचन का अर्थ भी नहीं समझते। लेकिन हम कोई जुमलेबाजी 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में देने जा रहे हैं, ऐसी बात हम नहीं कह रहे हैं। हम 6,000 रुपए प्रति माह, साल का 72,000 रुपए और 5 साल में 3,60,000 रुपए उन गरीब परिवार को देने जा रहे हैं जो आर्थिक रूप से इस देश में कमजोर है। और अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य की भी चिंता हमारी है, जो देश के जीडीपी का 6% हम देने जा रहे हैं। शिक्षा की चिंता हमारी है, हम शिक्षा का अधिकार देने जा रहे हैं। हमने कहीं न कहीं मनरेगा के तहत आज से पूर्व में लोगों को रोजगार का अधिकार दिया है। हम तो जनता के विकास के लिए उन पे अधिकार की बात करते हैं। जुमलेबाजी का काम करना हमारी आदत है। और देश के पराक्रम जवानों का जिस प्रकार से राजनीतिकरण करके राजनीतिक रोटी बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसको देश की जनता भली भांति समझती है, हम अपने वचन को पूरा करेंगे। हमने जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहा, मध्य प्रदेश में कहा, राजस्थान में कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उसका अक्षरशः हमने पालन किया है और जनता को हम पर भरोसा है। हम पूरे बहुमत से
छत्तीसगढ़ में जीतेंगे और केंद्र में मजबूत कांग्रेस की सरकार चलिए, आप दोनों से एक अंतिम सवाल मैं करना चाहता हूं कि रायपुर सीट को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लगता है आपको? अगर मैं यहां पर सच्चिदानंद उपासने साहब से बात करना चाहूं तो उनको क्या लगता है, आप किस तरीके से जो प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है आपकी पार्टी द्वारा, किस तरीके से माहौल बना पाएगा, क्या होगा, नतीजे क्या होते हैं? रायपुर की सीट पर आप देखेंगे कि विद्याचरण शुक्ल जैसे कद्दावर नेता भी यहाँ से चुनाव लड़े थे और अनेक चुनाव उन्होंने जीवन में जीते थे और ये पहला चुनाव था जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में उनको पराजय का सामना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से करना पड़ा। इसी प्रकार से भूपेश बघेल भी यहाँ पर चुनाव लड़ चुके, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको भी यहाँ पर पराजय का सामना करना पड़ा था। तो ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा विजय श्री दिलाती रही है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा में इसमें हम लगातार 8 चुनाव जीत चुके हैं। ये 9वां चुनाव जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का ही होगा, ये निश्चित है। आप कितना ही प्रदेश की राजनीति के बारे में बात कर लें, लेकिन उपासने साहब एक बात ये भी निकल कर सामने आती है कि आपके कैंडिडेट को हराने के बाद ही जो प्रमोद जी है महापौर बने, तो क्या लगता है आपको कि जनता फिर उन पर विश्वास दिखाएगी? नगर निगम के चुनाव अलग मायने रखते हैं, किस प्रकार से उसका प्रचार का माध्यम होता है, किस प्रकार से मुद्दे होते हैं, वो स्थानीय मुद्दे होते हैं नगर निगम के। उस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि कोई नगर निगम का चुनाव जीत गया, कोई बड़ी बहादुरी मार लिया और लोकसभा का चुनाव जीत जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये आपको नीचे से लेकर के आप अभी तक देखेंगे तो माननीय बैस जी भी नगर निगम का चुनाव जीते, फिर उसके बाद वो विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर उसके बाद फिर मैंने लगातार उनका जो इतिहास रहा है। उपासने साहब आप बात कर रहे हैं चुनाव, अलग अलग चुनाव की बात कर रहे हैं, जैसे आप नगर निगम के चुनाव की अलग बात कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी है, और माफ कीजिए बीजेपी हारी है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी हारी है, हाँ। बीजेपी हारने के कारण हमने तलाशे हैं, उन बात का तो कारणों को हमने बताया है, जनता के बीच में बताया है कि क्या कारण थे हमारे हारने के। उन सब बातों की छिपी हुई बात नहीं है, उसको हमने स्वीकार किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसकी समीक्षा भी की है। इसलिए उस बातों को हम कोई राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं पराजित हुए हैं, हम स्थानीय स्तर पर जो हमारी कमियां खामियां थी उस आधार पर हम पराजित। लेकिन उपासने साहब बहुत करारी हार छत्तीसगढ़ में मिली है, बहुत करारी हार छत्तीसगढ़ में मिली है, चोट भरने में वक्त लगेगा, इतनी जल्दी कैसे जनता विश्वास करे? लेकिन इसका आशय नहीं है। आप पिछले चुनाव में भी देखेंगे कि बस्तर में हम पराजित हुए थे, हम सरगुजा में पराजित हुए थे, हमारे एक भी विधायक वहां जीत कर नहीं आए थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम बस्तर भी जीते थे, हम सरगुजा भी जीते थे और मैदानी क्षेत्रों में भी हमने जीत हासिल की थी। इसलिए ये कहना कि भाई हम लोग विधानसभा के चुनाव के बाद ये पराजय स्थायी हो गई, ऐसा नहीं है। हमने तो शून्य से यात्रा प्रारंभ की थी, पराजय झेलते झेलते आज हम केंद्र और राज्यों की सत्ता में पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से उसको हमने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। पराजित हुए हैं लेकिन हमारा मनोबल नहीं गिरा है, हम जीत कर दिखाएंगे। चलिए राजू जी आप क्या कहेंगे? यहाँ पर उपासने साहब का तो कहना है कि मनोबल नहीं गिरा है, जीत कर दिखाएंगे। देखिए निश्चित तौर पर उपासने जी वरिष्ठ है और उनको ये बात कहनी चाहिए, एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उनकी वरिष्ठता तो सर्वविदित है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, जहां तक वो रायपुर लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में जो माननीय स्वर्गीय विद्याचरण जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही, आपको स्पष्ट कर दूं कि पिछला नगर निगम महापौर का चुनाव प्रमोद दुबे कांग्रेस से और खुद आदरणीय सच्चिदानंद उपासने महापौर के प्रत्याशी थे, इनको हार का सामना करना पड़ा। और मैं समझता हूं कि उपासने जी एक वरिष्ठ नेता है और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, और जितनी इनकी पकड़ जमीनी स्तर पर थी उसके बावजूद प्रमोद दुबे जी ने इनको कहीं ना कहीं मात दी है। तो ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आती कि आज 10 साल बाद सुनील सोनी जो जनता के बीच से कहीं कोसों दूर जा चुके हैं और उनकी अपनी कोई वर्तमान में साथ नहीं बची है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी प्रकार से मात देने में प्रमोद दुबे जी को किसी प्रकार की परेशानी आएगी, क्योंकि युवा चेहरे हैं, साबित किए हुए चेहरे हैं, हर चुनाव में उन्होंने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है और भली भांति उनकी सेवा करने के वो तत्पर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो विद्याचरण शुक्ल जी को हराने वाले प्रत्याशी 7 बार के वरिष्ठ सांसद रमेश बैस जी का जिन्होंने टिकट काटा है, जिनके दम पर इतना इतलाने की बात कर रहे हैं उपासने जी, आज उनकी टिकट क्यों कटी इसका किसी जवाब शायद इनके पास नहीं होगा। जो 2.25 लाख वोटों से पिछला लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, उनको दोबारा टिकट देने की स्थिति में भी नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी, तो आप समझ सकते हैं जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे और क्या बताएंगे कि पूर्व प्रत्याशी को उन्होंने क्यों हराया, क्यों काटा है टिकट। तो अंतर कला से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में
किसी प्रकार का जो जनाधार बचा नहीं है। गुटों में बढ़ चुकी है भाजपा, विपक्ष में कोई अलग अलग गुटों में बढ़ी है और लड़ाई झगड़े सर्वविदित है भारतीय जनता पार्टी के। कहना कुछ है और करने की स्थिति कुछ है। कार्यकर्ता पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं के ऊपर इन्होंने हार का ठिकरा फोड़ा है। और आप परिपेक्ष देखेंगे तो जब जब राज्य में जिस पार्टी की सत्ता रही है, अत्यधिक लोकसभा के प्रत्याशी उनसे जीत कर जाए और 11 के 11 हम इस बार जीत कर जाएंगे, ये बात जनता तय कर चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको चुनावी माहौल में रायपुर से खबर बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां पर तमाम जो प्रत्याशी हैं अपने अपने नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं और साथ में शक्ति प्रदर्शन भी दोनों पार्टियों का देखने मिल रहा है। तो अभी आपको दिखा रहे थे नामांकन और शक्ति प्रदर्शन किस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। तमाम जो प्रत्याशी हैं अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है भूपेश बघेल, वो साथ में पहुंच रहे हैं। और वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साथ में पहुंचते हैं और नामांकन दाखिल करते हैं। साथ ही कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद होकर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए अनादि न्यूज के साथ।